नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका गोल गुरु एकेडमी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। जी हाँ, आज ही शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति की। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजस्थान के दुर्गों से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? राजस्थान के दुर्गों से। और ये कला और संस्कृति का राजस्थान के दुर्ग में पहला पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? पहला पार्ट होगा। पूरी संपूर्ण जो है राजस्थान की कला और संस्कृति को हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल से जुड़े, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर ले। और प्ले स्टोर से जाके गोल गुरु अकेडमी नामक जो अपना ऐप है वहाँ से उसको डाउनलोड कर ले, ताकि आप टेस्ट सीरीज दे सकें। तो देखिए, बगैर किसी देरी की शुरुआत करते हैं। आपको ध्यान होगा राजस्थान की ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है। कला और संस्कृति की शुरुआत हो ही चुकी है। हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, पॉलिटी की क्लासेस चल रही है और साइंस की क्लासेस चल रही है। तो तमाम क्लासों का आप आनंद लीजिए। और अधिकतर क्लासेस जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट को जाके जरूर चेक करें। देखिए, शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में। उससे पहले जान लेते हैं कि शुक्र नीति के अकॉर्डिंग जो है राजस्थान में कितने प्रकार के दुर्ग है, और राजस्थान को क्या कहा जाता है? दुर्गों का प्रदेश कहा जाता है। यदि पूरे भारत के बारे में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक नगर व कस्बे में किलों या गढ़ों के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। मतलब प्रत्येक नगर और कस्बा है राजस्थान का ऐसा नहीं है जहाँ दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। हर किले की अपनी ऐतिहासिक कहानी और सांस्कृतिक महत्व होता है। राजस्थान में जितने भी किले हैं उनसे इतिहास जुड़ा हुआ है, गहरा इतिहास जुड़ा हुआ है, उससे संस्कृति जुड़ी हुई है। उन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें शुक्र नीति के अकॉर्डिंग। शुक्र नीति के अकॉर्डिंग जो दुर्गों के प्रकार है वो कितना है? 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। एक एक करके सारे देखते हैं कि कौन से 9 प्रकार उन्होंने बताए हैं शुक्र नीति में। तो देखिए, सबसे पहले बताया है एरन दुर्ग। एरन दुर्ग का मतलब ऐसा है कि ऐसा दुर्ग जो कंटीली झाड़ियों और पथरीले मार्ग के बीच स्थित है। मतलब दूर से देखने पे तो आपको दिखाई नहीं दे और नजदीक जाने पे आपको दिखाई दे, कंटीली झाड़ियों के बीच ऐसा दुर्ग। राजस्थान में ऐसा दुर्ग कौन सा है भाई? राजस्थान में ऐसा दुर्ग है आपके रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग है जिसे एरन दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है। और अब्बुल फजल ने इनके बारे में एक कथन इस दुर्ग के बारे में कहा था कि अन्य जो दुर्ग है वो नंगे हैं, बल्कि ये क्या है? बख्तरबंद दुर्ग है। एक बात उन्होंने यह भी कही थी कि कल्पना की कमान भी जो है इसकी दीवारों तक नहीं पहुंच सकती। ये बात अबुल फजल ने किसके बारे में कही थी? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कही थी। अब देखिए, पारिक दुर्ग की बात करें तो चारों ओर जिसके खाई हो, तो कौन सा दुर्ग है? ऐसा दुर्ग है राजस्थान में लोहागढ़ दुर्ग। भरतपुर वाला लोहागढ़ दुर्ग, जिसे मिट्टी का किला भी कहते हैं, जिसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है, तो वो पारिक दुर्ग का उदाहरण है। अब देखिए, पारिदी दुर्ग। पारिदी दुर्ग की बात करें, ईंट पत्थर या मिट्टी के परकोटे से बना हुआ जो दुर्ग है वो पारिद दुर्ग कहलाता है। अब ऐसा दुर्ग कौन सा है भाई? यदि ऐसे दुर्ग की बात करें तो राजस्थान में कुंभलगढ़ दुर्ग है, जिसके चारों ओर परकोटा है। कितना किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है। तो देखिए, एरन दुर्ग का जो उदाहरण है वो रणथंभौर, पारिक दुर्ग का उदाहरण है लोहागढ़, और पारिद दुर्ग का जो उदाहरण है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। अब वन दुर्ग की बात करें तो कांटेदार पेड़ों से घिरा हुआ, मतलब वन में बसा हुआ या बनाया हुआ दुर्ग कौन सा कहलाता है? वन दुर्ग कहलाता है। दानवन दुर्ग जो है चारों ओर से रेतीले मरुस्थल के बीच में जो बनाया गया दुर्ग है वो धानवन दुर्ग, या उसे क्या बोल सकते हैं? राजस्थान में कौन सा अच्छा उदाहरण है? जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर का दुर्ग है, ये दानवन दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है, जो चारों ओर कैसे मरुस्थल से घिरा हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि दूर से देखने पे ऐसे लगता है कि रेगिस्तान में कोई जहाज लंगर डाले हुए खड़ा है। अब देखिए, जलदुर्ग की बात करें तो जो चारों ओर से विशाल जलराशि से घिरा हुआ है वो दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में माना जाता है। और इसमें सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग झालावाड़ जो है जलदुर्ग की श्रेणी में माना जाता है। ऐसे बोला जाता है कि भैंसरोड दुर्ग भी जो है जलदुर्ग की श्रेणी में माना जाता है, लेकिन सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है गागरोन दुर्ग। गिरि दुर्ग की बात करें तो सभी को पता है एकांत पहाड़ी पर स्थित जो दुर्ग है, मतलब पर्वत के ऊपर बनाया गया दुर्ग, गिरि दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है। अब देखिए, सैन्य दुर्ग। शुक्र नीति के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो कौन सा है? सैन्य दुर्ग है। चतुर योद्धाओं से रक्षित, मतलब इसमें जो है राजा की चतुर सेना, चतुर योद्धा जो है इसमें रहा करते थे। अब सहाय दुर्ग, इसमें सहयोगी बांधवों से
बड़े हुए दुर्ग को सहायक दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की बात करें तो सैन्य दुर्ग है शुक्र नीति के अकॉर्डिंग। तो ठीक है भाई, ये पीपीटी मोड इसलिए है कि कम समय में आपको अधिक मैटर दिया जाए। आप कोई बच्चे तो होने ही दूध पीते जो आपको जो है एक एक चीजें लिखाई जाए, तो ये पीपीटी मोड है जिसपे हर एक चीज पीडीएफ अच्छी तरीके से पीपीटी सजाई गई है और आपको समझाते हुए चल रहे हैं। जहां समझाने की जरूरत है वहां मैं समझाता चलूंगा और सारी चीजें आपको क्लियर करते हुए चलना है। अब देखिए बात करें यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 6 दुर्ग राजस्थान के जिनको मान्यता दी गई थी 2013 में। यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची में राजस्थान के 6 दुर्ग है। सबसे पहले एक ट्रिक देख लीजिए भाई, चीकू गाजर आम की, चीकू गाजर आम, इससे आपको ये 6 दुर्ग है वो याद हो जाएंगे। चीकू से देखिए 2 याद कीजिए, एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग और एक कुंभलगढ़ दुर्ग। ये राजसमंद में, ये चित्तौड़गढ़ में है। चीकू से ये 2 दुर्ग मतलब यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। उसके बाद देखिए गाजर से गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर। गागरोन झालावाड़, जैसलमेर आपके जैसलमेर जिले में है जिसे सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। रणथंभौर सवाई माधोपुर और लास्ट में आम से कौन सा रह गया, आमेर। तो ये जो 6 दुर्ग है इनको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। वापिस देख लीजिए भाई, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, ये 6 दुर्ग है सारे के सारे। देखिए चित्तौड़गढ़ वाला फोर्ट आपको दिख रहा है, रणथंभौर वाला दिख रहा है और ये आमेर वाला फोर्ट है, ये जैसलमेर है, कुंभलगढ़ है और ये गागरोन है। तो सारे के सारे ये 6 जो दुर्ग है इनको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अब देखिए आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ दुर्गों की श्रेणी में यदि कोई माना जाता है तो वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। भौगोलिक स्थिति इसकी देख लेते हैं। उससे पहले देखिए एक सुंदर सा जो है प्यारा सा चित्र आप लोगों के सामने है। ये आपको कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर विजय स्तंभ दिख रहा है। ये इसका देखिए सबसे अच्छा जो पहचान वाला चिन्ह है विजय स्तंभ है भाई। दूर से ही आपको दिख जाएगा, 9 मंजिला। आगे पूरी चर्चा करेंगे कि कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला है, ये विजय स्तंभ कितना मंजिला है। तो देखिए स्थान कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। और श्रेणी कौन सी है, गिरिदुर्ग है। दिख ही रहा आपको पहाड़ी पर बसा हुआ ये किला है। देखिए ये गंभीरी और बेडच नदियां, ये गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर बनाया गया किला है भाई। तो कौन सी 2 नदियां, गंभीरी व बेडच, गंभीर नहीं गंभीरी, गंभीरी व बेडच नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। समुद्र तल से ऊंचाई कोई नहीं पूछेगा वैसे, फिर भी कितनी है 1850, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। आकार 8 किलोमीटर लंबाई है, कोई नहीं पूछेगा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिल्ली, मालवा और गुजरात मार्ग पर है भाई। दिल्ली से जब मालवा और गुजरात को जाते हैं, मालवा कौन सा, मध्य प्रदेश वाला भाग, मालवा क्षेत्र। दिल्ली से जब दिल्ली से जब मालवा और गुजरात मार्ग पर जाते हैं तब ये बीच में आता है भाई। यहाँ पर कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का किला आता है। तो इसका सामरिक महत्व है वो बहुत अधिक था। अब देखिए निर्माता का प्रमाणिक विवरण कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, फिर भी बात करें तो वीर विनोद ग्रंथ, वीर विनोद ग्रंथ कवि श्यामलदास ने लिखा था, ये वीर विनोद ग्रंथ। इनके द्वारा जो है इस वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है, मौर्य राजा चित्रांग, चित्रांगद इनका उपनाम है या इन्हें चित्रांगद भी बोला जाता है। तो चित्रांग मौर्य द्वारा जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। वीर विनोद कवि श्यामलदास के द्वारा लिखित जो ग्रंथ है उसमें नाम रखा गया था चित्रकूट, अभ्रंश रूप है चित्तौड़। इसका नाम क्या रखा था, चित्रकूट रखा था, जो अभ्रंश में परिवर्तित होकर क्या बन गया, चित्तौड़ बन गया भाई। आगे देखिए बात करें कब कब किसका आक्रमण रहा या किस किस का अधिकार इस किले पर रहा। तो शुरुआत में बात करें तो 8वीं शताब्दी की बात करते हैं। 8वीं शताब्दी में जो है मौर्य वंश के एक अंतिम शासक थे, उसका नाम था मानमौरी। क्या नाम था, मानमौरी। इसको जो है बप्पा रावल ने, बप्पा रावल जो कि कौन से वंश का था, गुइल वंश का संस्थापक भी माना जाता है। और इसने जो है मानमौरी को हराकर किले को अपने अधीन कर लिया था। तो सबसे पहले 8वीं शताब्दी में किसका, गुइल वंश के संस्थापक जो है बप्पा रावल का इस पर अधिकार हो गया था और इसने मौर्यों के अंतिम शासक मानमौरी को हराकर इस पे कब्जा किया था। अब देखिए बात करें 10वीं शताब्दी के अंत की, तो मालवा के परमार शासक मुंज का अधिकार हो गया था। किसका, मुंज का अधिकार। तो एक बार
एग्जाम में से सवाल पूछा गया था कि निम्न में से किन किन का चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार रहा है, तो ऐसा सवाल बन जाता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। परमार शासक मुंज का भी इस पे अधिकार रहा था। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की यदि बात करें तो गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज का भी इस पे क्या है, नियंत्रण रहा था। और 12वीं शताब्दी में जो है चित्तौड़ पर पुनः किसके द्वारा, कुल वंश का अधिकार हो गया था। तो 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने इस पे अधिकार किया था। उसके बाद जो है 12वीं शताब्दी में वापस जो है गुल वंश का इस पे आधिपत्य स्थापित हुआ। अब देखिए 1303 में एके कौन बोले तो अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर अधिकार कर लिया था। यह ऐतिहासिक जोर माना जाता है राजस्थान का। और बात करें चित्तौड़गढ़ का तो ऐतिहासिक जो जौहर हुआ था उसी समय होता, रानी पद्मिनी द्वारा जो है ये जोर किया गया था। गोरा बादल भी वीरगाथा भी यहीं से जुड़ी हुई है। गोरा बादल की वीरगाथा भी यहीं से जुड़ी हुई है। राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी द्वारा यहाँ पर जोर किया जाता है हजारों महिलाओं के साथ। तो ये 1303 की घटना है और ये चित्तौड़गढ़ का पहला साका माना जाता है। कौन सा? 1303 वाला। और राजस्थान के प्रथम साके की बात करें तो कौन सा है? रणथंभौर का साका है। रणथंभौर का साका है जो 1301 में होता। आगे देखेंगे हम। इसमें देखो हमीरदेव जो है वीरगति को प्राप्त होते हैं धोखे से, और रंगा देवी जो है यहां पर जोहर करती है। रंगा देवी द्वारा जोहर किया जाता है। 1326 की बात करें तो राणा हमीर जो कौन से साका के थे? सिसोदिया साका के थे। किले ने पुनः जीता और गुइल सिसोदिया वंश की चित्तौड़ पर पुनः प्रतिष्ठा स्थापित हो गई 1326 में। ठीक है भाई। अब देखिए बात करें 1568 से 1615, मतलब ये अकबर वाला काल माना जाता है। अकबर द्वारा विजय और चित्तौड़ जो है मुगलों के अधीन रहा। अब देखिए 1615 में जो है मेवाड़ मुगल संधि होती है। कब होती है? 1615 में। इस संधि के तहत किला जो है गुल वंश को वापिस दे दिया जाता है। तब से लेकर स्वतंत्रता तक जो है मेवाड़ शासकों के नियंत्रण में ये किला रहता है। तो ये था भाई कब किसका आक्रमण रहा या कब किसका अधिकार रहा, ये तमाम पहलुओं के बारे में हमने चर्चा करी। अब देखिए चित्तौड़ के 3 ऐतिहासिक साके। जोहर, जब रानियां जोहर करती है और जो शासक है या फिर वीर योद्धा जो है बलिदान देता है, ये दोनों चीजें जब साथ होती है तो साका कहलाता है। और जब एक चीज हो जाए और दूसरा नहीं हो तब वो अर्ध साका कहलाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताना राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिससे जो है अर्ध साके की कहानी जुड़ी हुई है। तो देखिए सबसे पहले बात करें 1303 की, रानी पद्मिनी द्वारा जोहर किया जाता है। गोरा बादल जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं इस समय। ठीक है भाई। ये यहाँ के शासक इस समय कौन थे? रतन सिंह। रतन सिंह भी क्या करते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए 1535 में विक्रमादित्य का समय था। राजा विक्रमादित्य का शासक था। राणा सांगा की जो पत्नी है कर्णावती या कर्मावती, इनके द्वारा जोहर किया जाता है और बाघ सिंह जो है यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होते हैं। बाघ सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं। अब देखिए 1568 की बात करें, ये अकबर का समय था। जयमल व फत्ता जो है वीरगति को प्राप्त होते हैं तथा उनकी रानियां जो है जोहर करती है, जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कहलाता है। फूल कंवर का नाम इसी साके से जुड़ा हुआ है। तो 1303, 1535 और 1568 ये पहला साका माना जाता है। ये दूसरा और ये तीसरा चित्तौड़गढ़, ये 3 ऐतिहासिक साके माने जाते हैं। याद रखना भाई। पहले में जो है पद्मिनी का है और कर्मावती का दूसरे में, तीसरे का जो नाम जुड़ा हुआ है फूल कंवर का। अब देखिए मुख्य 7 प्रवेश द्वार माने जाते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर बात करें, दक्षिण से उत्तर जो इनका क्रम है, बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है इसका प्रवेश द्वार नहीं है। कौन से? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। तो 7 प्रवेश द्वार है भाई। आपको कोई ज्यादा जो है समस्या आएगी नहीं इसमें। ये देखिए एक भैरव पोल का जो है चित्र आपके सामने है। इस तरीके के कितने पोल हैं? 7 पोल है। अब देखो भैरू जी महाराज से भैरव पोल, हनुमान जी महाराज से हनुमान पोल, गणेश जी महाराज से गणेश पोल, लक्ष्मण जी से लक्ष्मण पोल और राम जी से राम पोल। कितने याद हो गए? 1 2 3 4 और 5 तो याद हो गए। अब देखो इन सभी को जोड़ना है, मतलब जोड़ला पोल। अरे आपको जो है किसी ना किसी ट्रिक से जो है एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है। और एक है पाड़न पोल। पाड़न पोल इस तरीके से ये सीक्वेंस में दक्षिण से उत्तर की ओर है। ये 7 जो है पोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के माने जाते हैं। 7 प्रवेश द्वार माने जाते हैं। पाड़न पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण और राम पोल। अब देखिए
बेरोपोल और जो हनुमान पोल है, बेरोपोल और हनुमान पोल जो है, यहां पर देखिए इनके मध्य जो है जयमल व कल्ला राठौड़ की छत्रियां हैं। जयमल व कल्ला राठौड़ की छत्रियां हैं जो कि अपनी वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कल्ला जी को क्या कहते हैं? चार हाथों वाले देवता कहते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में बताना यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो। वीरगति को जो है 1568 में अकबर के साथ युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जयमल की छतरी जो है कितने खंभों की है भाई? जयमल की जो छतरी है वो कितने खंभों की है? 16 खंभों की है। कितने खंभों की है? 16 खंभों की है। और कल्ला जी की जो छतरी है वो 4 खंभों की है भाई। कल्ला जी की 4 खंभों की है और जयमल की जो है 16 खंभों की है। ये जो दोनों की छतरियां हैं वो बेरोपोल और हनुमान पोल के मध्य स्थित है। आगे चलते हैं फटाफट, बहुत शानदार मैटर आप लोगों के लिए। अब देखिए अन्य द्वार की बात करें, जो पूर्व दिशा में एक सूरज पोल और है भाई, यहाँ पर सूरज पोल और है जो किले का सबसे प्राचीन द्वार माना जाता है। सबसे प्राचीन द्वार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कौन सा है? सूरज पोल है। अरे सूरज से पहले कोई आया क्या? और आया तो उसका जीवन ही संभव नहीं है। जब सूरज नहीं है तो कैसे जीवन संभव होगा? तो ऐसे याद रखना आपको, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो पहला सबसे प्राचीन प्रवेश द्वार माना जाता है वो कौन सा है? सूरज पोल है। एक देखिए उत्तर दिशा में और है भाई लाखोटा बारी, किले के उत्तर में स्थित है ये द्वार है जिसका नाम है लाखोटा बारी। अब देखिए कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति में उल्लेखित प्रवेश द्वार, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें है कौन कौन से जो है आपके प्रवेश द्वार का उल्लेख है? तो 6 है भाई। कौन से? रामपोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, चामुंडा पोल, तारा पोल और लक्ष्मी पोल। ये जो है 6 पोल है, इनका उल्लेख कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति में मिलता है। और मुख्य कितने माने थे हमने? 7 प्रवेश द्वार माने थे। सबसे प्राचीन कौन सा था? सूरज पोल। और लाखोटा बारी भी इसका एक प्रवेश द्वार माना जाता है। आगे चलिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ऐतिहासिक गौरव को दर्शाने वाले प्रमुख महल व हवेलियां। बहुत बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा महल या कौन सी हवेली है कौन से दुर्ग में स्थित है। तो एक एक करके आपको देखना है, मोटा मोटा आपको याद रहना चाहिए, क्लिक आपके दिमाग में करना चाहिए कि हाँ उस दिन हमने क्लास में सर के साथ ये पढ़ा था कि ये फलाना महल या फलाना जो हवेली है वो चित्तौड़गढ़ में है। तो बात करें रानी पद्मिनी, आपको आराम से याद रह जाएगा क्योंकि रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने यहाँ पर जोर किया था। फतेह प्रकाश जो है ये आपको याद रखना, फतेह प्रकाश महल कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कुंभा महल, कुंभा जी का जो है आपको पता है कुंभा ने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था, तो कुंभा महल है यहाँ पर। रतन सिंह आपको वैसे ही याद रह जाएगा। और आहाड़ा हिंगलू, हिंगुल का महल, आड़ा हिंगुल का महल कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है भाई। ये आपके लिए नया हो सकता है, आड़ा हिंगुल का महल। ये जो सारी चीजें हैं ये आपके हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं उनका सार है, एनसीईआरटी का सार है। तमाम बिंदु जो है आपको फैक्ट के रूप में, और बिल्कुल ऑथेंटिक फैक्ट है, ऐसे फैक्ट नहीं है, आप किसी भी एग्जाम को इससे चैलेंज कर सकते हो। गौरा व बादल के महल जो कि वीरगति को प्राप्त हुए थे दोनों। जयमल व फत्ता की हवेलियां भी यहीं से जुड़ी हुई चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। और भामाशाह की हवेली भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो आप इस देखिए, पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, कुंभा महल, रतन सिंह महल, आहाड़ा हिंगुल का महल, गौरा बादल, जयमल फत्ता का महल वे हवेलियां और भामाशाह की हवेली कहां पर है? ये सारे के सारे आपके चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ हिंदू मंदिर भी है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कालिका माता का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ये मूलतः जो है सूर्य मंदिर था भाई। क्या था? सूर्य मंदिर था। कब का? 18वीं शताब्दी का, जिसको बाद में कालिका माता मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। निर्माता कौन था? बप्पा रावल था। मैंने कहा ना 18वीं शताब्दी में जो है गुल वंश की स्थापना किसके द्वारा? बप्पा रावल के द्वारा। जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक मानमौरी को हरा के की जाती है, उन्हीं के द्वारा, इन बप्पा रावल के द्वारा ही कालिका माता का मंदिर, जो कि शुरुआत में जो है सूर्य मंदिर के तौर पर जाना जाता था, इसका निर्माण करवाया था। अपने कुल देवता सूर्य के लिए करवाया गया था बप्पा रावल के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है भाई, सूर्य मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने, जो वर्तमान में क्या है? कालिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में कालिका माता की पूजा यहाँ पर होती है। अब देखिए शमिदेश्वर मंदिर, मोकल जी का मंदिर भी इसे कहते हैं। मोकल जी का मंदिर कहते हैं शमिदेश्वर मंदिर। निर्माता कौन है? परमार भोज थे भाई। 11वीं शताब्दी के परमार भोज जो है इनके द्वारा शमिदेश्वर मंदिर, मोकल जी का मंदिर, वर्तमान में अपन इन्हें कहते हैं। ये मंदिर जो है परमार भोज 11वीं शताब्दी के शासक थे, इनके द्वारा बनाया गया था। जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार जो है महाराणा मोकल के द्वारा करवाया गया था 1428 ईस्वी में। 14 का 14, 14वां 28, 1428 ईस्वी में महाराणा मोकल के द्वारा जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है। और इसी के बाद इसका नाम क्या कर देते हैं? मोकल
जी का मंदिर, और शमिदेश्वर मंदिर भी एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा। तो दोनों एक ही है भाई, मोकल जी का मंदिर और शमिदेश्वर मंदिर। शमिदेश्वर मंदिर का जब आए कि निर्माण किसने करवाया था, तो परमार भोज, और इसका जो है जीर्णोद्धार महाराणा मोकल के द्वारा। त्रिभुवन नारायण मंदिर भोज द्वारा निर्मित भी यही था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट कर दिया। अब देखिए एक मंदिर और था भाई, त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर। ये जो है 11वीं शताब्दी के शासक परमार भोज के द्वारा ही निर्मित किया गया था, लेकिन एक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है इसको नष्ट करवा दिया गया था। तो ये भी याद रखना, शमिदेश्वर मंदिर, मोकल जी का मंदिर, कालका माता का मंदिर और त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये सारे के सारे कहाँ पर पड़े हैं अभी, चित्तौड़गढ़ में। एक देखो जटाशंकर मंदिर, हरिशंकर शिव शंकर, अभी तो सावन चल रहा है ना, किनका महीना है, सोमवार है आज वैसे भी। तो ये शंकर, कौन से शंकर, जटाशंकर मंदिर शिव से संबंधित मंदिर है। कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है भाई, विष्णु जी के वराह अवतार को समर्पित है। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, कुंभा के द्वारा। कुंभ श्याम मंदिर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था और विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। बहुत बार पूछ लेते हैं कि किसको समर्पित है, तो ये कुंभ श्याम मंदिर जो है वराह अवतार को समर्पित है, किसके, विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। आगे चलिए, तुलजा भवानी मंदिर, ये बनवीर वही है भाई जिसने उदय सिंह की हत्या करने का प्रयास किया था, और जो है पन्नाध्याय के त्याग और बलिदान ने किसको, चंदन का बलिदान दे दिया था, उदय सिंह को बचा लिया था। ये वही तुलजा भवानी मंदिर के निर्माता कौन है, बनवारी है। शक्ति स्वरूपा देवी को समर्पित है, ये शक्ति स्वरूपा देवी को समर्पित है तुलजा भवानी मंदिर, जिसका निर्माण बनवारी के द्वारा करवाया गया था, बनवीर के द्वारा करवाया गया था, सॉरी बनवीर के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर मीरा मंदिर भी है भाई। भगत शिरोमणि, भगत शिरोमणि जो श्री कृष्ण की महाभक्त मानी जाती है, मीराबाई की आराधना स्थली थी ये मीरा मंदिर, और स्थापत्य शैली में विशेष स्थान रखता है ये मीरा मंदिर। ठीक है भाई, आगे चलते, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। वैसे दक्षिणी भारत की बात करें तो वहां जो है इस प्रकार का बड़ा मंदिर मिलता है दक्षिणी भारत में, लेकिन शिव मंदिर है, स्थापत्य की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो राजस्थान में जो कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर है वो कहाँ पर है, वो आपके चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है भाई, यहां तक के कंप्लीट हो गए। आगे देखिए, कुछ धार्मिक स्थल भी प्रमुख है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अद्भुत जी का मंदिर है, अद्भुत, अद्भुत जी का मंदिर है, जो कि समर्पित किसको है, ऋषभ देव जी को, जो कि जैन धर्म के माने जाते हैं। ऋषभ देव जी को जो समर्पित है, इसका नाम क्या है, अद्भुत जी का मंदिर है। भील समुदाय द्वारा इन्हें अद्भुत जी कहा गया है। अरे जो भील समुदाय था वो ऋषभ देव जी को अद्भुत जी कहा करते थे, और इसी के नाम पर या इन्हीं के नाम पर जो है इस मंदिर का नाम अद्भुत जी का मंदिर पड़ा। तो ठीक है भाई, आगे देखिए, सतबीस देवरी, ये आपको दिख रहा है इधर, ये 20+7, 20+7 सतबीस, सतबीस जो है देवरी है, 27 मंदिर समूह है। ये आपको दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, इस तरीके से कितने 27 जो है मंदिर समूह है जिन्हें सतबीस देवरी कहा गया है। कुल मंदिर कितने हैं, 27 मंदिर है, इनमें 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित है। ये जैन धर्म से संबंधित है। देखो भाई, अद्भुत जी का मंदिर जो कि ऋषभ देव जी को समर्पित है। भील समुदाय द्वारा जो है ऋषभ देव जी को अद्भुत जी कहा जाता था, इसी कारण जो है इस मंदिर का जो नाम क्या पड़ा, अद्भुत जी का मंदिर। ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा सतबीस देवरी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इसे 27 मंदिर समूह भी कहा जाता है। मुख्य मंदिरों की संख्या कितनी है, 27 है, और ये इनमें जो है 24 तीर्थंकर, जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए थे, 24वें तीर्थंकर कौन माने जाते हैं, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी माने जाते हैं। इन सभी की मूर्तियां यहाँ पर स्थित है भाई। आगे देखिए, श्रृंगार चौरी, ये भी क्या है, एक जैन मंदिर है। अद्भुत जी का मंदिर, सतबीस देवरी और श्रृंगार चौरी, ये कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। इसके निर्माता कौन माने जाते हैं, बेलाक, बेलाक माने जाते हैं, जो कि कुंभा जी के कोषाध्यक्ष थे, कुंभा जी के कोषाध्यक्ष थे। नाम है बेलाक, श्रृंगार चौरी इनके द्वारा निर्मित किया जाता है। भगवान शांतिनाथ की चौमुखी प्रतिमा स्थापित थी यहाँ पर, जिसे बाद में मुगलों द्वारा नष्ट कर दिया गया। तो कौन से मंदिर में, श्रृंगार चौरी या जैन मंदिर जिसे बोलते हैं अपन, इसमें भगवान शांतिनाथ की जो है चार मुखी, मतलब जिसमें चार मुख थे, चौमुखा मूर्ति यहाँ पर स्थापित थी, जिसे मुगलों द्वारा नष्ट करवा दिया गया था। ये देखिए श्रृंगार चौरी यहाँ पर दिख रही है स्पष्ट आप लोगों के लिए क्या है, साथ साथ में मैपिंग भी की गई है ताकि आपके दिमाग में छपे और चीजें भूलो नहीं। ये श्रृंगार चौरी का चित्र है, इसको याद रखना भाई। आगे देखिए, आगे देखिए, पेयजल व सिंचाई उपयोगी जल स्रोत भी जो है यहाँ पर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा तालाब, कौन सी बावड़ी कहाँ पर है। तो देखिए जयमल जी का तालाब जो है
वो कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ में है। चित्रांग मोरी तालाब, चित्रांग मोरी से आपको याद ही रह जाएगा। चित्रांग मोरी कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। रत्नेश्वर, रत्नेश्वर कहाँ पर? रत्नेश्वर तालाब आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कुंभ सागर, भीमलत तालाब, ये पूछा गया भाई, ये एग्जाम में पूछा गया। भीमलत तालाब कहाँ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सूरज कुंड, ये भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। हाथी कुंड, जालीबाव, जालीबाव कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भाई। जालीबाव कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। गोमुख झरना, प्राकृतिक जलधारा यहाँ से निकलती है, ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कातन बावड़ी, एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई, ऐसी बावड़ी, क्योंकि सारी बावड़ियां तो समेट ली एग्जामिनर द्वारा, तो अभी ऐसी बावड़ियां बचेगी। कातन बावड़ी जो है कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जेठा महाजन की बावड़ी कहाँ पर है? ये भी चित्तौड़गढ़ में। वापिस देख लीजिए, जयमल जी का तालाब, चित्रांग मोरी, रत्नेश्वर, कुंभ सागर तालाब, भीमलत तालाब, सूरज कुंड, हाथी कुंड, जालीबाव, गोमुख झरना, कातन बावड़ी और जेठा महाजन की बावड़ी, ये सारे के सारे जो जल के स्रोत है, पेयजल के स्रोत है, वो कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आगे चलिए, अब देखिए कीर्ति स्तंभ, जिसे अपन मुख्य तौर पे क्या कहते हैं? विजय स्तंभ कहते हैं। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में जो है महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित ये भव्य इमारत जो है आप लोगों के सामने दिख रही है, ये कितनी है? 9 मंजिला है। एक बार गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। नाम क्या है इसका? विजय स्तंभ। इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ भी इसे कहा जाता है। चित्तौड़ का सबसे भव्य स्मारक और मूर्तिकला का विश्व कोश इसे कहा जाता है। मूर्तिकला का विश्व कोश इसे कहा जाता है। किसको? विजय स्तंभ को। देखिए निर्माता जो है 1438 से 1448, 10 साल इसमें लगे थे। महाराणा कुंभा द्वारा ये जो है निर्मित किया गया था। तो निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा। ये समर्पित किसको है? इंपॉर्टेंट है भाई, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके बारे में सारे फैक्ट आपको याद रखने, क्योंकि कहीं से भी सवाल आ सकता है। सवाल ऐसे आते हैं, ए में दे देंगे निर्माता, विजय स्तंभ के निर्माता महाराणा कुंभा है। इसकी ऊंचाई 122 फीट है, इसकी मंजिलें 10 है, इसकी सीढ़ियां 157 है। निम्न में से कौन से फैक्ट सही है, कौन सा गलत है? तो 10 मंजिला बताया, मतलब है कौन सा? ये 9 मंजिला है। तो महाराणा कुंभा निर्माता भगवान विष्णु को समर्पित है और ऊंचाई 122 फीट है, 122 फीट है। और मंजिला कितने? 9 मंजिला है। सीढ़ियां कितनी है? 157 है। और द्वार की दिशा, मुख्य द्वार की दिशा कहाँ पर है? दक्षिण में। भीतर बार पूरी इमारत जो है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से अलंकृत है भाई। यहाँ पर जो है, तभी तो इसे मूर्तिकला का क्या कहते हैं? अजायब घर कहते हैं। मूर्तियों का अजायब घर इसे कहते हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से अलंकृत है पूरी की पूरी जो है इमारतें। विद्वानों की राय में देखिए, गोपीनाथ शर्मा का जो कथन है वो क्या है इसके बारे में? सजाया हुआ संग्रहालय है। ये किसने कहा था? गोपीनाथ जी शर्मा ने कहा कि ये सजाया हुआ संग्रहालय है, जिसको बहुत ही शानदार तरीके से सजाया है। गोपीनाथ शर्मा ने ये बात कही थी। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान की हिस्ट्री का जनक कहते हैं, 1829 में इन्होंने प्रथम बार क्या है? राजस्थान का जो है लिखित नाम प्रमाणित करते हैं ये कर्नल जेम्स टोड। इनके द्वारा कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया गया है कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। फर्ग्यूसन ने क्या कहा था? ट्राजन टावर से श्रेष्ठ। देखिए फर्ग्यूसन का कथन था कि ट्राजन जो टावर है उससे सर्वश्रेष्ठ है ये आपका विजय स्तंभ। तो गोपीनाथ शर्मा, सजाया हुआ संग्रहालय, कर्नल जेम्स टोड, कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ, फर्ग्यूसन ने कहा ट्राजन टावर से सर्वश्रेष्ठ। आगे चलते हैं, मंजिलवार मूर्तियों की बात करें, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर यहां से पूछा जाता है भाई। ऐसी मंजिल बताओ जिसपे कोई भी जो है मूर्ति नहीं लगा हुआ है, सिर्फ स्तंभ है। तो 8वीं है, 8वीं मंजिल है जिसपे कोई भी मूर्ति नहीं है भाई। तो देखिए पहले में देखिए जनार्दन, अनंत और ब्रह्मा रुद्र की मूर्ति है। जनार्दन, अनंत, ब्रह्मा, रुद्र की मूर्ति है। दूसरे में देखिए अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। ऐसे देखिए एक एक आपको पॉइंट पकड़ना है। दूसरे में देखिए अर्धनारीश्वर का चित्र आपको यहाँ पर मिलेगा, हरियर का भी मिलेगा। जो मैं आपको गोला कर रहा हूँ इनको तो खास तौर पे आपको याद रखना है। तीसरे में देखिए विरची, जयंत और नारायण वे पितामह की जो है यहाँ पर मूर्तियां मिलती है। चौथे में देखिए त्रिखंडा, हरिषिद, पार्वती, हिंगलाज, हिंगलाज की मूर्ति, गंगा की मूर्ति, यमुना की मूर्ति, सरस्वती, गंधर्व, कार्तिकेय, विश्वकर्मा की मूर्ति जो है आपके चौथे पे मिलती है। और सर्वाधिक मूर्तियां यहाँ पर दिख ही रही है आपको। 5वें में देखिए लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति कौन से पर है?
5वें पर। यहाँ पर देखिए आप जोड़े से मूर्तियां मिलेगी, उमा महेश्वर की मूर्ति, ब्रह्मा सावित्री की मूर्ति। तो जोड़े से मूर्तियां कहाँ पे मिल रही है? 5वीं मंजिल पे। लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, ब्रह्मा सावित्री की मूर्ति 5वीं मंजिल से मिल रही है। छठे की बात करें तो देखिए सरस्वती, यहाँ पर भी देखो चौथे पे भी मिल रही है, यहाँ पर भी सरस्वती की मूर्ति मिल रही है। यहाँ पर देखिए महालक्ष्मी और महाकाल की मूर्ति कौन सी? छठी मंजिल पे मिल रही है। महाकाल की मूर्ति आपको छठी मंजिल पे मिल रही है। और 7वां जो है विष्णु के अवतार, विष्णु के जो अवतार है उनकी मूर्ति है वराह, नरसिंह, राम, बलदेव, बुद्ध आदि की मूर्तियां यहाँ पर अवस्थित है 7वीं मंजिल पे। और 8वीं मंजिल पे कोई मूर्ति नहीं है। 9वें पे जो है इनका जो है ऐतिहासिक विवरण मिलता है, हमीर से मोकल तक का ऐतिहासिक विवरण कौन से पे है? 9वीं मंजिल पे है। तो ठीक है भाई, आपको पता चल गया 122 फीट ऊंचा ये 157 सीढ़ी वाला 9 मंजिला जो इमारत है, नाम क्या है? विजय स्तंभ है। कुंभा द्वारा 1438 से लेकर 1448 के मध्य इसका निर्माण किया गया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। पुनर्निर्माण की बात करें तो बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त होने के बाद महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका रूप सुधारा था। किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने जो है विजय स्तंभ का जो है रूप सुधारा था। रूप से स्वरूप याद रखना। महाराणा फतेह सिंह द्वारा भी इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। महाराणा फतेह सिंह, तो स्वरूप सिंह और महाराणा फतेह सिंह जो है इनका इंटरफेयर यहाँ पर विजय स्तंभ में देखने को मिलता है। दोनों नाम याद रखना भाई। आगे देखिए जैन कीर्ति स्तंभ, ये किसको समर्पित है? ये आदिनाथ को समर्पित है। वो किसको समर्पित था? विजय स्तंभ जो है भगवान विष्णु को समर्पित था और ये आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ को समर्पित है जैन कीर्ति स्तंभ। निर्माता कौन है इसके? इसके देखिए बघेरवाल जैन जीजा जो है इसके निर्माता है। बघेरवाल जैन जीजा जो है ये जैन कीर्ति स्तंभ के क्या है? निर्माता है। ये देखिए काल 11वीं से 12वीं शताब्दी, वो देखिए नया है, ये पुराना है। वो कब का है? वो 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य का है ना? मतलब है 1438 से 48 के मध्य निर्माण किया गया था विजय स्तंभ का। और इसका निर्माण 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य बघेरवाल जैन जीजा के द्वारा करवाया गया था। समर्पण जो है प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जो है इनको समर्पित है। मतलब किसको? आदिनाथ जो कि जैन तीर्थंकर, पहले जैन तीर्थंकर थे, उनको समर्पित है। ऊंचाई कितनी है उसकी? थी 122 फीट। ये उसके मुकाबले छोटा है, विजय स्तंभ के मुकाबले छोटा है। ये 76 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 76 फीट है। चौड़ाई नीचे जो है 32 फीट है, ऊपर 15 फीट है। मतलब ऐसे ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है? इसकी चौड़ाई कम हो रही है। संरचना जो है इसकी 7 मंजिला है और विजय स्तंभ कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। तो दोनों को कंपेयर, तुलनात्मक अध्ययन आपको करना चाहिए ताकि चीजें क्लियर और स्पष्ट हो। आगे देखिए, आगे क्या देखोगे? यही देखोगे कि गुल गुरु एकेडमी से आपको जुड़ना है। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। और प्ले स्टोर से जाके अपना ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से सुपर फास्ट एक्सप्रेस चलेगी और आपका सारा का सारा सिलेबस है आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।